हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आपकी तैयारी के साथ साथ मैं भी पूरा प्रयास करता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम के सभी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करवा सकूं ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क ला सकें। तो ऐसे में आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th इंग्लिश ग्रामर के 7 टॉपिक को एक ही वीडियो में, यानी कि हम इस वीडियो में 7 टॉपिक एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सातों टॉपिक का नाम क्या है? फर्स्ट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सेकंड है सिंथेसिस, थर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, फोर्थ है एंटोनिम्स, फिफ्थ है सिंटैक्स और सिक्स है सिनोनिम्स और 7 है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सभी को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और कोई ये पहला वीडियो नहीं। अगर आप लोग मेरे चैनल से रेगुलर पढ़ाई करते हैं तो आप सभी को पता है कि इस प्रकार की वीडियोज मैं रेगुलर लाता रहता हूं। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार की वीडियोज को बनाने में काफी मेहनत पड़ता है, वो तो आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। 12th इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि इसमें हमें डायरेक्ट स्पीच दिया रहता है, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, सब कुछ ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं किस प्रकार से होगा। तो देखिए, क्वेश्चन है ही सेड गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स, यानी कि उसने कहा भगवान सभी चीजों पर शासन करता है और नियंत्रित करता है। यानी कि गॉड रूल्स एंड गवर्न्स, गवर्न्स का मतलब होता है नियंत्रित करना, रूल्स का मतलब सभी चीजों पर। ठीक है, तो गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग, यानी कि भगवान सभी चीजों पर शासन करता है और नियंत्रित करता है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे आप लोग इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, ही सैड, ये कौन सा सेंटेंस है? गॉड रूल्स यानी कि करता है, ता है, ती है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए, ही लिखिए, सैड का सैड ही रहेगा। ठीक है, बीच में डैट लगाना है। अब चूंकि ये सत्य रहने वाली बात है, सदा सत्य रहने वाली बात, तो इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में नहीं कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपको पहले बता दिया गया एक रूल है कि ऐतिहासिक तथ्य या सदा सत्य रहने वाली बातों को हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहां पर सिंपली हम वही लिख देंगे जो कुछ लिखा था। ठीक है, तो गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग, तो याद रखिएगा, अगर आपका रिपोर्टेड क्लास में, ठीक है, रिपोर्टेड क्लास में सदा सत्य रहने वाली बात दी गई है तो उसे हम इंडायरेक्ट में बदलते समय कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ इज राउंड, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सब चीजें सदा सत्य रहने वाली बातें हैं, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आया? तो ऐसे आप लोग समझना है। सेकंड देखिए, सेकंड है द मदर सेड टू हर डॉटर डू नॉट प्ले आउटसाइड इन द सन, यानी कि माता ने अपनी पुत्री से कहा, डॉटर का मतलब बेटी से या पुत्री से कहा कि धूप में मत खेलो, बाहर धूप में ना खेलो। ठीक है, डोंट प्ले आउटसाइड इन द सन, यानी कि बाहर धूप में ना खेलो। यानी कि उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बच्चे को मना किया कि धूप में मत खेलो, ना आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। तो देखिए, द मदर, अब चूंकि जो आपका रिपोर्टेड क्लास है ये कौन सा टेंस है? देखिए कौन सा सेंटेंस है, डू नॉट प्ले आउटसाइड इन द फन, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस में हम सैड टू के स्थान पर इसके अनुसार, जो आपका रिपोर्टेड क्लास है इसके भाव के अनुसार हम लिखते हैं। जैसे अगर रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो रिक्वेस्टेड लिखेंगे, यहाँ पर मना किया जा रहा है तो यहाँ पर हम फॉरवर्ड लिखेंगे। ठीक है, अगर ऑर्डर दिया जाता तो ऑर्डर लिखते, यानी कि सैड टू के स्थान पर हम इसी के भाव के अनुसार लिखेंगे। तो फॉरवर्ड हर डॉटर, ठीक है, डॉटर। अब चूंकि यहां पर डू नॉट है तो आपको यहां पर नॉट नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड जो है खुद में निगेटिव है। तो देखिए, द मदर फॉरबेड हर डॉटर टू प्ले आउटसाइड इन द फील्ड। ठीक है, तो यहां पर हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। अगर हम कोई और यहां पर जैसे ऑर्डर रिक्वेस्टेड लिखते हैं तो यहां पर हमें नॉट का यूज करना होगा। ठीक है, तो द मदर फॉरबेड हर डॉटर टू प्ले आउटसाइड इन द फील्ड। समझ में आया? तो अगर आप सैड टू के स्थान पर फॉरवर्ड का यूज करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में और इधर डू नॉट लिखा है तो आपको नॉट का यूज नहीं करना है। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, सेकंड टॉपिक हमारा है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, यानी कि सिंथेसिस का मतलब होता है दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, लेकिन उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। जो कुछ इसमें कह रहा है वही मीनिंग नीचे भी होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए यहां पर होगा क्या,
ही इज वेरी फैट, ही कैन नॉट रन फास्ट, यानी कि वह बहुत मोटा है, वह दौड़ नहीं सकता। इसको आपको कन्वर्ट करना है सिंपल सेंटेंस में, जो ब्रैकेट में दिया गया है उसी में आपको इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। इन दोनों सेंटेंस को देखिए, यहाँ पर दो सेंटेंस है, यहाँ पर फुल स्टॉप और यहाँ पर दो सेंटेंस है, इनको एक सेंटेंस में बनाना है और बनाकर सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए वह बहुत मोटा है, वह दौड़ नहीं सकता, ठीक है। तो आप लोग लिखिए, इसका हो जाएगा ही इज टू फैट टू रन फास्ट। तो ये एक नियम होता है। देखिए ही इज टू फैट टू रन फास्ट, वह दौड़ने के लिए बहुत मोटा है, यानी कि इतना मोटा है कि वह दौड़ नहीं सकता। देखिए दोनों का अर्थ सेम है, ऊपर भी वही था नीचे भी वही है, बट यहां पर हमने इसे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है, ही इज टू फैट टू रन फास्ट, ठीक है। इस प्रकार से आपका यह सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंथेसिस का कि यू मस्ट स्टार्ट नाउ यू विल बी लेट। इसको आपको बदलना है कंपाउंड सेंटेंस में, यानी कि कहा जा रहा है आपको अभी शुरू करना होगा या आपको शुरू करना चाहिए, यू विल बी लेट, आपको देर हो जाएगी। तो यहां पर आपको इन दोनों सेंटेंस को ऐड करके कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग लिखिए, यू मस्ट स्टार्ट नाउ, यू मस्ट स्टार्ट नाउ, अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा, यू विल बी लेट, यू विल बी लेट। तो देखिए अदरवाइज का यूज हम कंपाउंड सेंटेंस में करते हैं, यहां पर दोनों सेंटेंस को अदरवाइज के द्वारा जोड़ दिया गया है, अर्थ वही निकलेगा। ऊपर क्या था, आपको शुरू करना होगा, आपको देर हो जाएगी। नीचे क्या है, आपको शुरू करना होगा अन्यथा आपको देर हो जाएगी, ठीक है, या आपको शुरू करना चाहिए अन्यथा आपको देर हो जाएगी। तो वही अर्थ नीचे भी है, लेकिन हमने इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया, वो भी कंपाउंड सेंटेंस में, ठीक है। ऐसे ही आपको कन्वर्ट करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है। जैसे आपका ये सेंटेंस है, इसको आपको ट्रांसफॉर्म करके पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना। जैसे देखिए, ही वॉज ड्रॉइंग ए मैप, वह एक नक्शा बना रही थी या वह एक मैप बना रही थी। तो देखिए यहाँ पर रहा था, रही थी है, यानी कि यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता है कि किसी भी टेंस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, वह एक मैप बना रही थी। तो क्या बना रही थी, एक मैप, ये आपका ऑब्जेक्ट है। कौन बना रही थी, वह, तो ये आपका सब्जेक्ट है। कौन का प्रश्न कीजिए आपको सब्जेक्ट मिलेगा, क्या और किसको का प्रश्न कीजिए तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो हमें लिखना है ये मैप आपका ऑब्जेक्ट है। अब वाज आपका वाज ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर बीइंग लगता है, वाज, बियर और बीइंग इसके साथ आपको लगाना है। और क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो ड्रॉ का थर्ड फॉर्म होगा ड्रॉन। ये मैप वाज ड्रॉन और सब्जेक्ट को आपको बाई लगाकर जोड़ देना, बाई हिम, इसका आपको इस प्रकार से जोड़ना है, ठीक है। तो ये मैप वाज बीइंग ड्रॉन बाई हिम, ही जो है वो हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट पहले लिखना है, फिर वाज बियर लिखना है, फिर बीइंग लिखना है, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट को जोड़ देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये मैन कैन चेंज हिज नेचर, इसमें भी आपका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। देखिए ये मैन कैन नेवर चेंज हिज नेचर, इसको आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना है और मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो देखिए इसका अर्थ क्या होगा, ये मैन कैन नेवर चेंज हिज नेचर, यानी कि एक मनुष्य अपना स्वभाव कभी नहीं बदल सकता, यानी कि जो उसका नेचर है, जो उसका स्वभाव है, वो एक आदमी कभी बदल नहीं सकता। तो इसका अर्थ होगा मनुष्य अपना स्वभाव कभी नहीं बदल सकता। तो इसको इंट्रोगेटिव में आपको कन्वर्ट करना है, अर्थ नहीं बदले, ठीक है। तो देखिए आपको लिखना है कैन ये मैन एवर चेंज हिज नेचर। तो देखिए ये आपका इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो चुका है और अर्थ भी वही है। देखिए, क्या एक आदमी अपने स्वभाव को बदल सकता है, ऊपर क्या था, आदमी अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता, ठीक है। तो दोनों सेम अर्थ रखते हैं, लेकिन हमने इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है, इंट्रोगेशन मार्क भी लगा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिंटैक्स, ठीक है। सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि सेंटेंस में कुछ गलती होगी उसे हमें सही करके लिखना होगा। मैं पहले भी बता चुका हूं। जैसे देखिए, दिस बुक इज माई, यह बुक मेरा है, ठीक है। तो यहां पर माई के स्थान पर क्या यूज होगा, दिस बुक इज माइन,
माई के स्थान पर माइन का यूज होगा। माइन का मतलब होता है मेरा, तो यह बुक मेरा है। देखिए माई का यूज कब किया जाता है, अपने की अंग्रेजी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर माई को आप ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं ले सकते, तो यहाँ पर माइन आपको लिखना होगा। तो दिस बुक इज माइन, ठीक है, यह किताब मेरी है। नेक्स्ट हमारा है अमेरिकन पीपल इज रिच, यानी कि अमेरिका के लोग अमीर हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा द पीपल ऑफ अमेरिका, द पीपल ऑफ अमेरिका आर रिच। इस प्रकार से आपको इसको लिखना है। अमेरिकन पीपल नहीं लिखना है, द पीपल ऑफ अमेरिका आर रिच, ठीक है, यानी कि अमेरिका के लोग, ठीक है, अमीर हैं, अमेरिका के लोग अमीर हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सही करना है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंटैक्स का। मैंने 3 क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या है कि यू आर जूनियर देन मी, तुम मुझसे जूनियर हो। तो यहाँ पर जूनियर सीनियर के लिए आपको लगाना होता है यू आर जूनियर। अब जूनियर सीनियर अगर दिया है तो इसके साथ टू लगाइए, देन नहीं लगेगा, ठीक है। तो यू आर जूनियर टू मी, तुम मुझसे जूनियर हो, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है बताइए, विलोम शब्द, ठीक है। जैसे काला का सफेद, ईमानदार का बेईमान, वैसे ही आपको यहाँ पर एंटोनिम लिखना। जैसे फर्स्ट है प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब क्या होता है, प्लेंटी का मतलब होता है बहुत सारे, यानी कि कई, ठीक है। तो इसका हो जाएगा फ्यू। फ्यू का मतलब क्या होगा, कुछ। तो देखिए एक बहुत सारे है, एक कुछ है, तो ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम होंगे। नेक्स्ट है स्मूथ। स्मूथ का मतलब होता है चिकना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा रफ। रफ का मतलब होगा खुरदुरा, या आप कह सकते हैं कठोर, ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलर। रेगुलर का मतलब होता है नियमित, तो इसका क्या हो जाएगा इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब होता है अनियमित, तो नियमित का अनियमित, ठीक है। तो ये सभी एक दूसरे के एंटोनिम होंगे, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, इसे ही हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, अनेकार्थी शब्द भी कहते हैं, यानी कि वर्ड तो अलग अलग होंगे लेकिन इनका अर्थ सेम होगा। जैसे टिमिड। टिमिड का मतलब होता है कायर या डरपोक, तो इसका हो जाएगा कवर्ड। कवर्ड का मतलब भी होता है कायर या डरपोक, ठीक है। तो दोनों वर्ड अलग अलग हैं लेकिन अर्थ सेम है, यानी कि समान अर्थ रखते हैं ये सब, ठीक है। सेकंड है जेनिथ। जेनिथ का मतलब होता है चोटी, तो इसका हो जाएगा टॉप। टॉप का मतलब भी चोटी या क्लाइमैक्स, इन दोनों का मतलब भी होता है चोटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्ड वर्थी। वर्थी का मतलब होता है योग्य, तो एबल का मतलब भी योग्य होता है। तो देखिए वर्ड तो अलग अलग है लेकिन अर्थ इनका समान है, तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हिंदी में इसे कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। जैसे देखिए फर्स्ट है दैट इज फिट टू बी ईटन, यानी कि जो खाने के योग्य हो उसे हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं, उसे हम एक शब्द में कहते हैं एडिबल। एडिबल का मतलब होता है खाने लायक, यानी कि जो खाने के लायक हो उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे, खाने लायक, एडिबल। नेक्स्ट देखिए ये क्राउड ऑफ लिसनर्स, यानी कि श्रोताओं की भीड़, सुनने वालों की भीड़, उसे हम क्या कहेंगे ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब होता है श्रोता। जैसे मोदी जी जब कहीं रैली पर निकलते हैं और वो जब भाषण देते हैं तो ये क्राउड ऑफ लिसनर्स, यानी कि सुनने वालों की भीड़ लग जाती है, तो उनको लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे ऑडियंस वहां पर थे। ऑडियंस का मतलब होता है श्रोता, ठीक है, सुनने वाले। थर्ड है ये पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, यानी कि एक व्यक्ति जो भगवान में विश्वास रखता है, वह व्यक्ति जो भगवान में विश्वास रखता है, ईश्वर में विश्वास रखता है, उसे हम लोग कहते हैं थीस्ट। थीस्ट का मतलब आस्तिक। अगर यही होता है ये पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ठीक है, यानी कि वह व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं रखता उसे हम कहेंगे एथीस्ट, ठीक है, यानी कि नास्तिक। तो ये थे आपके 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन वन वीडियो। आई होप कि आपको ये 7 टॉपिक के सभी क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। कैसा लगा आपको इंटरेस्टिंग वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताएं।